हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। परीक्षा मंथन में आपका स्वागत है। मैं एम के रेजा। जैसे कि लगातार साइंस के विषय में चर्चा हो रही है, हमने अपने पिछले टॉपिक में सेंसरी ऑर्गन की चर्चा की थी और सेंसरी ऑर्गन में आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ की चर्चा की गई थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की चर्चा करेंगे और नर्वस सिस्टम में मुख्य रूप से चर्चा होगी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की। तो ब्रेन की चर्चा करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से शरीर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो आप देखते होंगे कि हम चीज़ों को जब याद रखते हैं तो कभी कभी चीज़ें भूल जाती हैं, डिसीजन लेते हैं, सुख दुख की अनुभूति कर रहे होते हैं, नींद आती है, क्रोध आता है, मोह आता है। ये समस्त क्रियाएं ब्रेन के किस भाग से कंट्रोल होती हैं, इन समस्त चीज़ों की चर्चा जो है इस वाले टॉपिक में की जाएगी। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहले तो तंत्रिका तंत्र की परिभाषा समझ लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र है क्या। ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने, याद रखने, भूलने के साथ साथ शरीर के समस्त अंगों के मध्य नियंत्रण एवं समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो तंत्रिका तंत्र क्या है? ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने, याद रखने, भूलने के साथ साथ डिसीजन लेने और शरीर के समस्त अंगों के मध्य नियंत्रण एवं समन्वय बनाए रखने का कार्य करता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो लिख लीजिए परिभाषा। ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने, याद रखने, भूलने के साथ शरीर के समस्त अंगों के मध्य नियंत्रण एवं समन्वयन बनाए रखने का कार्य करता है, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो देखिए तंत्रिका तंत्र की परिभाषा हमने लिख दी है। ऐसा तंत्र जो सोचने, समझने, याद रखने, भूलने के साथ साथ शरीर के समस्त अंगों के मध्य नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन्स होती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन होती है? न्यूरॉन्स होती है। और न्यूरॉन्स शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। यानी क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो न्यूरॉन्स होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो स्पर्म यानी शुक्राणु होती है। तो यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स जो होती है यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन्स होती है। और शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? स्पर्म यानी शुक्राणु। शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म यानी शुक्राणु होती है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन बनते हैं कि शरीर के तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? न्यूरॉन्स है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन्स होती है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? स्पर्म होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़ें।
अब देखिए, हमने कहा न्यूरॉन्स जो होता है तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि न्यूरॉन्स कंट्रोल जो होता है केवल एनिमल्स बॉडी में पाया जाता है, प्लांट बॉडी में नहीं पाया जाता है। तो यानी शरीर को कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेट करने का कार्य दो लोग करते हैं। एक का नाम होता है न्यूरॉन्स और दूसरे का नाम होता है हार्मोन। न्यूरॉन्स जो होता है ये फास्ट मोशन में बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, जबकि हार्मोन्स जो होते हैं ये स्लो मोशन में बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। तो जंतु शरीर को अगर देखा जाए तो जंतु शरीर में न्यूरॉन्स एवं हार्मोन दोनों से कंट्रोलिंग होती है, जबकि वनस्पति शरीर को अगर देखा जाए तो वनस्पति शरीर जो होता है इसमें केवल किससे होती है, हार्मोन से कंट्रोलिंग होती है। तो जंतु शरीर या एनिमल्स बॉडी जो होता है इसमें न्यूरॉन और हार्मोन दोनों कंट्रोलिंग होता है। न्यूरॉन्स कंट्रोलिंग जो होता है फास्ट मोशन में होता है, तेज गति से होता है, जबकि हार्मोन कंट्रोल जो होता है स्लो मोशन में होता है, यानी मंद गति से होता है। तो ध्यान रखिएगा कि जंतु शरीर में दोनों प्रकार की कंट्रोलिंग है, एक है न्यूरॉन्स कंट्रोलिंग और दूसरा है हार्मोनल कंट्रोलिंग। न्यूरॉन्स कंट्रोलिंग फास्ट मोशन में और हार्मोनल कंट्रोलिंग कैसी होती है, स्लो मोशन में। अब इसके बाद न्यूरॉन की अगर संरचना को देखा जाए तो एक न्यूरॉन को अगर संरचना को देखते हैं तो इसका मध्य वाला भाग साइटोन कहलाता है। साइटोन वाला भाग जो होता है इसके चारों ओर से तंतुबद्ध संरचनाएं निकलती हैं, जिसे डेंड्रॉन या डेंड्राइटिस कहा जाता है। यानी इस प्रकार की जो तंतुनुमा संरचना दिखाई दे रही है उसको डेंड्रॉन या डेंड्राइटिस कहते हैं। और इसमें केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसकी संख्या 1 होती है। ये डेंड्रॉन जो होते हैं एक्सॉन से निकलने वाले एक्सॉन फाइबर से जुड़ते हैं। जब एक्सॉन से निकलने वाले एक्सॉन फाइबर से जुड़ते हैं तो इस घटना को सिनेप्सिस कहा जाता है। यानी ये जब जुड़ गया तो इसको क्या कहा जाता है, सिनेप्सिस, यानी संयुग्मन कहा जाता है, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में भी जानते हैं। और इसी के माध्यम से सूचना का स्थानांतरण होता है। यानी ये एक्सॉन संरचना है। एक्सॉन से क्या निकलते हैं, एक्सॉन फाइबर निकलते हैं। ये पूरी संरचना जो होती है साइटोन कहलाती है। इसमें क्या है, न्यूक्लियस है। इसके चारों ओर जो होता है साइटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। तंतुनुमा संरचना जो होती है उसे डेंड्रॉन कहा जाता है, जिसे डेंड्राइटिस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो डेंड्रॉन और एक्सॉन फाइबर जब आपस में मिलते हैं तो सिनेप्सिस की घटना यानी संयुग्मन की घटना संपन्न होती है। और यही जो घटना होती है इसी के माध्यम से सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। तो होल बॉडी में न्यूरॉन्स का जाल बिछा रहता है और इसी के माध्यम से सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि न्यूरॉन्स जो होते हैं इनएक्टिव हो जाते हैं, और जब इनएक्टिव होते हैं तो व्यक्ति पैरालिसिस का शिकार हो जाता है। होल बॉडी के हो जाते हैं इनएक्टिव, तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति जो होता है कोमा की स्थिति में पहुंच जाता है। तो हमारे शरीर में सूचनाओं को स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है, न्यूरॉन्स की होती है। और यह सूचना को जो होता है 120 से लेकर के 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से करता है। यही कारण है कि जैसे ही हम किसी वस्तु को देखते हैं तुरंत उसकी अनुभूति होती है, जैसे ही किसी ध्वनि को सुनते हैं तुरंत उसकी अनुभूति होती है, जैसे ही किसी वस्तु को टच करते हैं वह ठंडा है या गर्म है तुरंत उसकी अनुभूति होती है। क्योंकि शरीर में सूचनाओं का स्थानांतरण जो होता है यह 120 से लेकर के 150 मीटर प्रति सेकंड के वेग से होता है। इन सूचनाओं को ले जाने लाने के लिए नर्व पाई जाती हैं, जो कि 3 प्रकार की होती हैं। यानी नर्व कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है सेंसरी नर्व, दूसरा होता है मोटर नर्व और तीसरा होता है मिक्स नर्व। सेंसरी नर्व यानी ऐसी नर्व जो सूचना को सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने का कार्य करती है, उसे सेंसरी नर्व कहा जाता है। ऐसी नर्व जो सूचना को सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने का कार्य करती है, ब्रेन तक ले जाने का कार्य करती है, उसे सेंसरी नर्व कहा जाता है।
जबकि मोटर नर्व ऐसी नर्व कहलाती हैं जो सूचना को ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन तक लाने का कार्य करती हैं, जो सूचना को ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन तक लाने का कार्य करती हैं, उन्हें मोटर नर्व कहते हैं। और मिक्स नर्व यानी ऐसी नर्व जो दोनों प्रकार के कार्यों को संपन्न करती हैं, उन्हें मिक्स नर्व कहा जाता है। यानी हमारे शरीर में 3 प्रकार की नर्व पाई जाती हैं। एक होता है सेंसरी नर्व, दूसरा होता है मोटर नर्व और तीसरा होता है मिक्स नर्व। सेंसरी नर्व की परिभाषा क्या है? ऐसी नर्व जो सूचना को सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने का कार्य करती हैं, उन्हें सेंसरी नर्व कहा जाता है। और सेंसरी ऑर्गन हमने बता ही दिए, संख्या में 5 होते हैं। आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, यानी इनसे जो नर्व जाएंगी ब्रेन तक वो कैसी होंगी? आपकी सेंसरी नर्व। दूसरा होता है मोटर नर्व, यानी ऐसी नर्व जो सूचना को ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन तक लाने का कार्य करती हैं, उन्हें मोटर नर्व कहा जाता है। यानी ये सूचना को कहाँ से लाएंगे? ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन तक लाएंगे। और मिक्स नर्व ऐसी नर्व कहलाती हैं जो दोनों प्रकार के कार्यों को संपन्न करती हैं, उन्हें मिक्स नर्व के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन पे क्वेश्चन बन सकते हैं कि सेंसरी ऑर्गन और सेंसरी नर्व का कार्य क्या है और मोटर नर्व का कार्य क्या होता है। तो इस प्रकार से देखें तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या थी? न्यूरॉन्स थी। इसके बाद आता है तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन बना हुआ है कि सिनेप्सिस की घटना क्या कहलाती है? तो एक्सॉन फाइबर एवं डेंड्रॉन के आपस में मिलने की घटना को क्या कहते हैं? सिनेप्सिस कहा जाता है। चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा तंत्रिका तंत्र के प्रकार। तो तंत्रिका तंत्र जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक है CNS, दूसरा है PNS और तीसरा है ANS। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र, और ANS यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो CNS, PNS, ANS 3 प्रकार का होता है। CNS जो होता है यह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CNS का निर्माण किससे होता है? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होता है। PNS का निर्माण किससे होता है? तो 12 पेयर क्रैनियल नर्व और 31 पेयर स्पाइनल नर्व से होता है। तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव में कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ी पाई जाती हैं। मानव में कितनी जोड़ी रज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो 31 जोड़ी पाई जाती हैं। तो PNS किससे मिलकर के बना है? 12 पेयर क्रैनियल नर्व और 31 पेयर स्पाइनल नर्व। ANS जो है 2 प्रकार का होता है। एक है अनुकंपी और दूसरा है परानुकंपी। तो देखिए यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि CNS का निर्माण किससे होता है? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से होता है। PNS का निर्माण किससे होता है? क्रैनियल नर्व स्पाइनल नर्व से होता है। क्रैनियल नर्व की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी। स्पाइनल नर्व की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी। ANS कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक अनुकंपी और दूसरा क्या है? परानुकंपी। तो एक बार संक्षिप्त में देख लें। CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है यह ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाओं तथा 31 जोड़ी रज्जु तंत्रिकाओं से मिलकर के बना है। और ANS जो होता है यह 2 प्रकार का है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, यानी अनुकंपी और परानुकंपी। अब सबसे पहले आते हैं CNS।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऐसा नर्वस सिस्टम कहलाता है जो होल बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है, उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ऐसा तंत्र कहलाता है जो पूरे शरीर को नियंत्रित एवं समन्वित करने का कार्य करता है, उसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। और यह किससे मिलकर के बना होता है? ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से। अब सबसे पहले चर्चा करते हैं ब्रेन की। ब्रेन के संदर्भ में चर्चा की जाए तो मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है यह कपालीय गुहा में उपस्थित होता है। मनुष्य का मस्तिष्क जो है यह क्रैनियल कैविटी यानी कपाली गुहा में पाया जाता है, जिसका आकार 1400 सीसी होता है। सीसी का आशय होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ उपस्थित होता है? कपालीय गुहा में यानी क्रैनियल कैविटी में। और कपालीय गुहा का आकार कितना है? 1400 सीसी होता है। और सीसी का आशय क्या है? क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो हमारे पूर्वज यानी आदि मानव जो थे उनकी कपाली गुहा का आकार इससे भी बड़ा होता था, लगभग 1650 सीसी तक भी प्राप्त हुआ है, लेकिन मस्तिष्क का विकास उतना अधिक नहीं था। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे जनरेशन आ रही हैं कपाली गुहा का आकार छोटा हो रहा है और ब्रेन का विकास लगातार क्या है? बढ़ता जा रहा है। तो मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ उपस्थित है? कपाली गुहा में। यानी ये संरचना जो होती है उसको क्या कहते हैं? कपाली गुहा कहते हैं। और इस कपाली गुहा में 8 अस्थियाँ पाई जाती हैं। क्रैनियल कैविटी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती हैं। और ये अस्थियाँ जो होती हैं इमोबाइल होती हैं, गतिहीन होती हैं। यानी इन अस्थियों में किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है। यानी कितना भी सिर को हिला लीजिए, दीवार से पीट लीजिए, कदापि इन अस्थियों में मूवमेंट नहीं होगा। और यदि मूवमेंट हो गया तो समझ लीजिए ब्रेन क्या हो जाएगा? क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो 8 अस्थियाँ पाई जाती हैं कहाँ पे? कपाली गुहा में। तो ध्यान रखिए जब बोन वाला टॉपिक चर्चा करेंगे तो वहाँ पे सब अस्थियों की चर्चा एक एक करके आएगी, लेकिन बीच बीच में भी टॉपिकों में अस्थियों की चर्चा जो है आई हुई है। तो कपाली गुहा में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और मनुष्य के मस्तिष्क कहाँ है? क्रैनियल कैविटी में। और क्रैनियल कैविटी का आकार कितना है? 1400 सीसी है। आपको एक ध्यान होगा वायरस आया था जिसका नाम है जीका वायरस, सुना होगा? जीका वायरस देखा नहीं होगा लेकिन किताबों में देखा होगा। जीका वायरस की खोज 1947 में अफ्रीका महाद्वीप में युगांडा नामक देश में जीका नामक जंगल में रीसस प्रजाति के बंदर में हुई थी। क्योंकि यह बंदर जीका नामक जंगल में उपस्थित था इसलिए इसका नाम जीका वायरस पड़ गया। तो जीका वायरस की खोज कब हुई थी? 1947 में, जब भारत स्वतंत्र हुआ था। कहाँ पे हुई थी? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में। किस देश में हुई थी? युगांडा नामक देश में। किस जंगल में हुई थी? जीका नामक जंगल में। किस बंदर में हुई थी? रीसस प्रजाति के बंदर में। और आपको ध्यान होगा कि जब हमने RH फैक्टर की चर्चा की थी तो बताए थे RH फैक्टर की भी खोज किस में हुई थी? रीसस प्रजाति के बंदर में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कि जीका वायरस की और रीसस प्रजाति के जीका वायरस की और RH फैक्टर की खोज दोनों जो हुई है वो रीसस प्रजाति के बंदर में हुई है। क्योंकि यह बंदर कहाँ पे उपस्थित था? रीसस प्रजाति का बंदर कहाँ उपस्थित था? इस जंगल में उपस्थित था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? जीका वायरस। तो जीका वायरस की खोज 1947 में अफ्रीका महाद्वीप में युगांडा नामक देश में जीका नामक जंगल में रीसस प्रजाति के बंदर में हुई थी। और इस वायरस को कैरी करने का कार्य, वहन करने का कार्य एडिस इजिप्टी मच्छर करता है। एडिस इजिप्टी मच्छर करता है। तो ध्यान रखिएगा ये मच्छर हमें एक बार और मिल चुका है, डेंगू रोग। और IAS प्री में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जीका वायरस को वही मच्छर कैरी करता है जो डेंगू वायरस को कैरी करता है। तो कथन के रूप में क्वेश्चन आया था, तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। यानी जीका वायरस को कौन कैरी करता है? एडिस इजिप्टी मच्छर करता है। और डेंगू को भी कौन कैरी करने का कार्य करता था? एडिस इजिप्टी मच्छर। डेंगू के संदर्भ में चर्चा की गई है प्लेटलेट्स में। तो रक्त वाला टॉपिक जहाँ पढ़ाए थे वहाँ पे आप जाइएगा, देखिएगा, आपको इस टॉपिक में लिंक मिल जाएगी और वहाँ पे डेंगू की चर्चा जो है आपको डिटेल से मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पे हमने कहा कि जीका वायरस को कैरी करने का कार्य कौन करता है? एडिस इजिप्टी मच्छर करता है। और जब यह वायरस ऐसी महिलाओं में पहुँचता है जो प्रेगनेंसी स्टेज में होती हैं, यानी गर्भावस्था के दौरान अगर वायरस महिला शरीर में पहुंचता है तो यह भ्रूण की कपालीय गुहा के आकार को छोटा कर देता है। यह एम्ब्रियो की
क्रेनियल कैविटी के आकार को छोटा कर देता है, और जब क्रेनियल कैविटी का आकार छोटा होगा तो ऐसी कंडीशन में मंद बुद्धि से युक्त बच्चे जन्म ले रहे होते हैं। यानी इसका तत्कालिक प्रभाव कम, दूरगामी प्रभाव क्या है, अधिक दिखाई दे रहा है। इस रोग की जन्मभूमि कौन है? युगांडा देश है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा वर्तमान में प्रभावित देश जो हुआ था वो ब्राज़ील हुआ था। यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश कौन सा है? ब्राज़ील है। और ब्राज़ील जो है इससे प्रभावित हुआ था, और जब वहाँ पे ओलंपिक गेम्स वगैरह हुए थे तो उस गेम्स में कई देशों ने पार्टिसिपेट करने से भी मना कर दिया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो युगांडा तो इसकी जन्मभूमि है, लेकिन वर्तमान में जो प्रभावित हुआ था वो कौन सा देश? ब्राज़ील। तो देखिए ये इससे लिंक था, इसलिए इसकी चर्चा यहाँ पे की गई। संक्षिप्त में देखें अब, जीका वायरस की खोज 1947 में अफ्रीका महाद्वीप में युगांडा नामक देश में जीका नामक जंगल में रीसस प्रजाति के बंदर में हुई थी। क्योंकि यह बंदर जीका नामक जंगल में उपस्थित था, इसलिए इसका नाम जीका वायरस पड़ा, और इस वायरस को कैरी करने का कार्य करता है एडिस एजिप्टी मच्छर। तो हमने कहा कि मनुष्य का मस्तिष्क जो होता है कपाली गुहा में उपस्थित होता है, जिसकी उत्पत्ति भ्रूण अवस्था के एक्टोडर्म से होती है। तो मस्तिष्क की उत्पत्ति किससे होती है? भ्रूण अवस्था के एक्टोडर्म से होती है। तो चाहे मस्तिष्क कहें, चाहे स्पाइनल कॉर्ड कहें, चाहे न्यूरॉन्स कहें, तीनों की उत्पत्ति भ्रूण अवस्था के एक्टोडर्म से होती है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु और न्यूरॉन्स तीनों की उत्पत्ति भ्रूण अवस्था के एक्टोडर्म से होती है। और मस्तिष्क का वजन जो होता है यह 1400 ग्राम या 1.4 किलोग्राम होता है। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति में देखा जाए तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम या 1.4 किलोग्राम होता है, जिसके 3 भाग पाए जाते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइड ब्रेन। यानी एक मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तीन भाग हैं। पहला क्या है? फोर ब्रेन, दूसरा क्या है? मिड ब्रेन, और तीसरा क्या होता है? हाइड ब्रेन। तो देखिए फोर ब्रेन जो होता है ये सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। हाइड ब्रेन जो होता है ये सेरेब्लम, मेडुला ओब्लांगाटा और पोन्स से मिलकर बना होता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि फोर ब्रेन के निर्माण में कौन भाग लेता है, हाइड ब्रेन के निर्माण में कौन भाग लेता है। तो फोर ब्रेन जो होता है ये सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस से मिलकर बना है। मिड ब्रेन कोई स्पेशल ज़्यादा नहीं है। हाइड ब्रेन जो होता है सेरेब्लम, मेडुला ओब्लांगाटा एवं पोन्स से मिलकर बना होता है। और इसमें जितने भी पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं सबका अपने आप में स्पेशल कार्य भी होता है। तो चलिए देखते हैं, अब इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। एक यहाँ पे ब्रेन का छोटा सा चित्र बना लेते हैं ताकि लोकेशन थोड़ा सा आपकी हाईलाइटेड हो जाए। YouTube पे सर्च करके आप डायग्राम को अच्छे से देख भी सकते हैं। ए वाला भाग जो होता है सेरेब्रम कहलाता है। ए वाला भाग है सेरेब्लम, ठीक है। ए है मेडुला ओब्लांगाटा, ए है पोन्स,
ए वाला भाग है हाइपोथैलेमस, ठीक है, और यहीं पे उपस्थित होता है थैलेमस। चलिए अब देखते हैं, हमने कहा कि अग्र मस्तिष्क जो होता है किससे मिलकर के बना हुआ है आपका, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम से मिलकर के कौन बना हुआ है, अग्र मस्तिष्क। तो सेरेब्रम वाले भाग की चर्चा की जाए तो यह ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन होता है, यह सेरेब्रम होता है। और यही भाग जो होता है सोचने, समझने, याद रखने, भूलने, डिसीजन लेने इत्यादि क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके भी भाग होते हैं ऑक्सीपिटल, पैराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल पार्ट पाए जाते हैं जो कि सेंसरी ऑर्गन से जुड़े होते हैं। यानी 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं और ये पांचों सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, सेरेब्रम करता है। तो सेरेब्रम वाला भाग जो होता है ये पांचों के 5 सेंसरी ऑर्गन जो होता है इसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा कि सेरेब्रम जो होता है यह सबसे बड़ा पार्ट है। सोचने, समझने, याद रखने, भूलने के साथ साथ शरीर के समस्त अंगों पर नियंत्रण एवं समन्वय रखने का कार्य कौन करता है, सेरेब्रम कर रहा होता है। इसके अलावा पांचों के 5 सेंसरी ऑर्गन जो जुड़े होते हैं वो किससे जुड़े होते हैं, सेरेब्रम से। नेक्स्ट होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस वाला भाग जो होता है यह जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने का कार्य करता है। जीवन की उत्तरजीविता, हाइपोथैलेमस वाला भाग जो होता है यह रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लाइफ को कंट्रोल करने का कार्य करता है। जीवन की उत्तरजीविता यानी जीवन है तो भूख लगेगी ही, प्यास लगेगी, नींद आएगी, क्रोध आएगा, मोह आएगा, प्यार आएगा, इन समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस वाला भाग करता है। कामुकता को भी कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस वाला भाग करता है। हाइपोथैलेमस वाला भाग जो होता है इसे मास्टरों के मास्टर की संज्ञा भी दी जाती है। मास्टरों के मास्टर यानी मास्टर कोई और होगा और मास्टरों का मास्टर क्या कहलाएगा, प्रधान अध्यापक कहलाएगा। तो मास्टरों का मास्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि। तो देखिए ब्लैक कलर की जो संरचना बनी है इसको पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि जो होती है यह मटर के दाने के समान होती तो यह मटर के दाने के समान है, परंतु अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर अपना नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। परंतु इस ग्रंथि पर कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, इसलिए इसे मास्टरों के मास्टर की संज्ञा भी दी जाती है या इसे पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक भी कहा जाता है। हाइपोथैलेमस वाला भाग जो होता है यह पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से निकलने वाले हार्मोन को बनाने का कार्य करता है। यानी जब हम पीयूष ग्रंथि की चर्चा करेंगे आगे तो बताएंगे कि पीयूष ग्रंथि के भी 3 पार्ट होते हैं, एंट्रियल लोब, मिडिल लोब, पोस्टीरियर लोब। तो पोस्टीरियर लोब से 2 हार्मोन निकलते हैं जिसमें से एक का नाम होता है एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन और दूसरे का नाम होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और इन दोनों हार्मोन को बनाने का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। लेकिन श्रावण कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से होता है, इसलिए पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक किसे माना जाता है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस वाला भाग जो होता है जीवन की उत्तरजीविता को नियंत्रित करने का कार्य करता है, साथ में यह पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक होता है। थैलेमस वाला भाग जो होता है यह शरीर के ताप को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो ताप को नियंत्रित करने का कार्य तो कौन करता है, हाइपोथैलेमस भी करता है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक क्रिया को कंट्रोल करता है। लेकिन थैलेमस वाला भाग भी क्या होता है, ताप को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से देखें तो ये था फोर ब्रेन और इसके मुख्य पार्ट। मिड ब्रेन कोई स्पेशल कार्य नहीं है, लेकिन फिर भी देखने के लिए उत्तरदायी जो होता है यह मिड ब्रेन होता है। तो अग्र पार्ट भी उत्तरदायी है, पश्च पार्ट भी उत्तरदायी है। नेक्स्ट होता है हाइड ब्रेन। हाइड ब्रेन किससे मिलकर के बना है, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगाटा और पोन्स से मिलकर बना होता है। सेरेब्रम वाला भाग जो होता है ये वाला पार्ट है, देखिए सेरेब्रम वाला भाग जो होता है यह उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जो आदत में शुमार हो जाती हैं। यानी ऐसी क्रियाएं जो आदत में शुमार हो जाती हैं उन क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है वह सेरेब्रम होता है। जैसे आप देखेंगे बच्चा जन्म लेता है, जब जन्म लेता है तो चलना सीखता है, जब वह चलता है गिरता है, चलता है गिरता है, यानी लगातार वह चल रहा है, गिर रहा है, सीख रहा है, यानी क्रिया का नियंत्रण कहाँ से हो रहा है, सेरेब्रम।
लेकिन जब वह चलना सीख जाता है तो क्रिया का नियंत्रण कहाँ से होने लगता है? सेरेब्रम से होने लगता है। यानी ऐसी क्रियाएं जो आदत में शुमार हो जाती हैं, उन क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है सेरेब्रम होता है। इसलिए इसे स्मॉल ब्रेन की संज्ञा भी दी जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? स्मॉल ब्रेन। तो ध्यान रखिएगा, स्मॉल ब्रेन के नाम से किसे जाना जाता है? सेरेब्रम को, ना कि सेरेब्रम को। क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटा मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सेरेब्रम, जिसमें एल लगा है वो छोटा मस्तिष्क, और जिसमें आर लगा है वो छोटा मस्तिष्क नहीं है। इसके बाद है मेडुला ओब्लांगाटा। मेडुला ओब्लांगाटा जो होता है यह शरीर के खोखले अंगों पर नियंत्रण रखता है। तो शरीर के खोखले अंगों में देखा जाए हृदय है, लंग्स है, इन दोनों को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? मेडुला ओब्लांगाटा करता है। तो आप हृदय वाले टॉपिक को देखिएगा। तो हमने जब हृदय पढ़ाया था तो बताया था कि हृदय धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य मेडुला ओब्लांगाटा करता है। जब श्वसन पढ़ाए थे तो बताए थे श्वसन दर को नियंत्रित करने का कार्य भी मेडुला ओब्लांगाटा करता है। तो मेडुला ओब्लांगाटा जो होता है यह शरीर के खोखले अंगों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अलावा खांसना, छींकना, उल्टी करना, निगलना इत्यादि क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र भी कौन होता है? मेडुला ओब्लांगाटा होता है। तो मेडुला ओब्लांगाटा जो होता है यह खांसना, छींकना, निगलना, वॉमिटिंग करना जैसी क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र भी होता है। तो ये हुआ मेडुला ओब्लांगाटा। पॉन्स का कोई स्पेशल कार्य नहीं है, ये इन दोनों के सहायक के रूप में मान सकते हैं, कार्य को संपन्न करता है। तो इस प्रकार से देखें तो ब्रेन के जितने भी पार्ट हैं सबका अपने आप में कहीं ना कहीं क्या है? स्पेशल कार्य दिखाई देता है, और इसके ऊपर खूब क्वेश्चन पूछे भी जा रहे होते हैं। जहाँ पे ब्रेन ख़त्म होता है वहाँ पे फोरामन मैग्नम पाया जाता है। फोरामन मैग्नम, और फोरामन मैग्नम जो होता है यह शरीर का सबसे बड़ा अपर्चर होता है, शरीर का सबसे बड़ा रंध्र होता है जिससे स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, जिससे कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी निकल रही होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे बढ़ें। तो देखिए हमने कहा कि फोरामन मैग्नम जो होता है जिसे शरीर का सबसे बड़ा रंध्र या महारंध्र कहा जाता है, जिससे कशेरुक दंड लगा होता है, और कशेरुक दंड जो होता है इसकी उत्पत्ति भ्रूण अवस्था के एक्टोडर्म से होती है। कशेरुक दंड या रीढ़ की हड्डी की उत्पत्ति भी भ्रूण अवस्था के एक्टोडर्म से होती है, जो कि एस शेप्ड होता है, यानी एस के आकार का होता है, जिसकी औसत लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। यानी कशेरुक दंड की औसत लंबाई कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर होती है, और इसमें 26 अस्थियां पाई जाती हैं, 26 बोन्स पाई जाती हैं। लेकिन नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या जो होती है 33 होती है। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि नवजात शिशु में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। किसमें? कशेरुक दंड में। उसमें से कुछ अस्थियाँ आपस में मर्ज हो जाती हैं, मिल जाती हैं, और वयस्क अवस्था में अस्थियों की संख्या जो होती है वो 26 हो जाती है। यानी वर्तमान शरीर में, हमारे शरीर में देखा जाए तो कशेरुक दंड में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 26। और इसका आकार कैसा होता है? एस शेप्ड होता है। एस शेप्ड होने के कारण ही मनुष्य सीधा खड़ा होकर चल पा रहा होता है। सीधा खड़ा होकर इसलिए चल पाता है कि गुरुत्वीय केंद्र का मान जो होता है इसके आधार क्षेत्रफल के मध्य से होकर गुजरता है। गुरुत्वीय केंद्र का मान आधार क्षेत्रफल के मध्य से होकर गुजरता है, इसलिए मनुष्य सीधा खड़ा होकर चलता है। यानी गुरुत्वीय केंद्र क्या है? तो किसी पिंड का वह बिंदु या केंद्र जहाँ पर उस पिंड का समस्त भार आरोपित होता है उसे उसका गुरुत्वीय केंद्र कहा जाता है। किसी पिंड का वह केंद्र या बिंदु जहाँ पर उस पिंड का समस्त भार आरोपित होता है उसे गुरुत्वीय केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे देखें तो कशेरुक दंड जो होता है गुरुत्वीय केंद्र का मान इसके आधार क्षेत्रफल के मध्य से होकर गुजरता है, इसलिए व्यक्ति सीधा खड़ा होकर चलता है। और यह जो होता है प्रत्यावर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। प्रत्यावर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्टिव एक्शन को नियंत्रित करने का कार्य करता है। प्रत्यावर्ती क्रियाएं ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं जिनको करने के लिए सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती और स्वतः संपन्न हो जाती हैं, उन्हें प्रत्यावर्ती क्रिया कहा जाता है। रिफ्लेक्टिव एक्शन ऐसे एक्शन कहलाते हैं जिनको करने के लिए सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती और ये स्वतः संपन्न हो जाते हैं, उन्हें रिफ्लेक्टिव एक्शन कहा जाता है। जैसे
जैसे आप देखेंगे कि जलती हुई कैंडल के पास जब अंगुली जाती है तो अंगुली झटके से अलग हो जाती है। हम बाद में विचार करते हैं क्यों हटाया अथवा नहीं हटाया। रोड पे जा रहे हैं, रोड पे अगर कांच का टुकड़ा डला हुआ है या कांटा डला हुआ है तो जैसे ही कांच के टुकड़े पे पैर जाता है, पैर झटके से अलग हो जाता है, बाद में हम विचार करते हैं क्यों हटाया अथवा नहीं हटाया। यानी इन क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो होता है वो कौन होता है? मेरुरज्जु होता है। यही कारण है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है यह ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना होता है। तो ये स्पेशल क्वेश्चन बनता है कि प्रत्यावर्ती क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है? तो मेरुरज्जु कर रहा होता है, ब्रेन नहीं करता है। और परिभाषा हमने आपको बताई, ऐसी क्रियाएं जिनको करने के लिए सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है और ये क्रियाएं स्वतः संपन्न हो जाती हैं, उन्हें प्रत्यावर्ती क्रिया के नाम से जाना जा रहा होता है। तो क्लियर है सेंट्रल नर्वस सिस्टम? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर के बना है? ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर के बना हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड केवल सिंगल क्रिया को नियंत्रित कर रहा है जिसका नाम क्या है? प्रत्यावर्ती क्रिया। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखा जाए पीएनएस। पीएनएस यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस परिधीय तंत्रिका तंत्र या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी ऐसा तंत्रिका तंत्र जो सीएनएस के सहायक के रूप में कार्य करता है उसे पीएनएस कहा जाता है। ऐसा तंत्रिका तंत्र जो सीएनएस के सहायक के रूप में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? पीएनएस कहते हैं। और यह जो होता है 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाओं और 31 जोड़ी रज्जु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पीएनएस किससे मिलकर के बना हुआ है? 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाओं से और 31 जोड़ी किससे मिलकर के बना है? रज्जु तंत्रिकाओं से। तो देखिए रज्जु तंत्रिकाएं तो ये दिख रही हैं, स्पाइनल नर्व कहाँ पाई जाती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से। तो स्पाइनल कॉर्ड से लगी हैं स्पाइनल नर्व। और कपालीय तंत्रिकाएं कहाँ से लगी होंगी? कपाल से लगी होंगी। यानी ये तंत्रिकाएं जो होती हैं चेहरे की भाव भंगिमाओं को प्रदर्शित करवाने का कार्य करती हैं। और जब चेहरे की भाव भंगिमाएं प्रदर्शित नहीं होती हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति जो होता है पार्किंसन रोग से ग्रसित हो जाता है। तो पार्किंसन रोग जो होता है इसमें चेहरा भावहीन हो जाता है और अंगों में कपकपाहट आना प्रारंभ हो जाती है। तो ये था आपका पीएनएस। इसके बाद अंतिम है एएनएस। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी एएनएस। एएनएस जो होता है जिसे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहा जाता है, यानी ऐसा तंत्रिका तंत्र जिस पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है उसे एएनएस कहा जाता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऐसा तंत्रिका तंत्र कहलाता है जो पूर्णतः स्वतंत्र होता है, उसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। परंतु इस तंत्रिका तंत्र पर भावनात्मक नियंत्रण रहता है और यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनुकंपी और दूसरा होता है परानुकंपी। एक क्या है? अनुकंपी यानी सिंपैथेटिक और दूसरा क्या है? परानुकंपी यानी पैरासिम्पैथेटिक। तो अनुकंपी जो होता है यह धड़कन दर श्वसन दर को बढ़ाने का कार्य करता है। ठीक है, तो धड़कन दर श्वसन दर को बढ़ाने का कार्य करता है, परंतु पाचन की क्रिया को रोकने का कार्य करता है। तो हमने कहा कि इस पर भावनात्मक नियंत्रण रहता है, यानी जब किसी प्रकार की भावनाओं में प्रभावित होते हैं तो ऐसी स्थिति में धड़कन दर श्वसन दर बढ़ जाती है
और उस समय पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, रुक जाती है। और इसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, अनुकंपी। अब जब बढ़ जाएगी तो इसको सामान्य स्तर पर लाने का कार्य कौन करेगा, परानुकंपी। यानी अनुकंपी के विपरीत जो होता है कौन कार्य करता है, परानुकंपी। तो परानुकंपी जो होता है धड़कन दर, श्वसन दर को सामान्य लाता है और पाचन की क्रिया को पुनः प्रारंभ करता है तो इस प्रकार से देखें तो परानुकंपी क्या है, धड़कन दर श्वसन दर को सामान्य करेगा और पाचन की क्रिया को पुनः प्रारंभ कर देगा। तो इस प्रकार से देखें तो ये था नर्वस सिस्टम, जो कि प्रकार के रूप में 3 प्रकार का था। एक CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ANS यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो ये हुआ तंत्रिका तंत्र। अब यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन निकलते हैं। तो एक एक लाइन में हम क्वेश्चन उसका आंसर बोलते चलते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं आप धीरे धीरे करके नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है, न्यूरॉन्स होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, न्यूरॉन्स होती है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, स्पर्म होती है। सिनेप्सिस की घटना क्या है, तो डेंड्रॉन तथा एक्सोन फाइबर के आपस में मिलने की घटना को सिनेप्सिस या संयुग्मन कहा जाता है। जंतु में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कितने प्रकार का पाया जाता है, 2 प्रकार का पाया जाता है। एक हार्मोनल कंट्रोल और दूसरा न्यूरॉन्स कंट्रोल। न्यूरॉन्स में केंद्रक की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। जब न्यूरॉन्स इनएक्टिव हो जाते हैं तो कौन सी घटना संपन्न होती है, कोमा की घटना संपन्न होती है। मोटर नर्व का कार्य क्या होता है, ब्रेन से सेंसरी ऑर्गन तक सूचना को ले जाना। सेंसरी और नर्व का कार्य क्या होता है, सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक सूचना को ले जाना। नर्वस सिस्टम कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। CNS किससे मिलकर के बना होता है, ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से। CNS जो होता है यह जो कि ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर बना है, इसकी उत्पत्ति भ्रूण अवस्था किससे होती है, एक्टोडर्म से होती है। इसके अलावा न्यूरॉन्स की उत्पत्ति भी किससे होती है, एक्टोडर्म से होती है। ब्रेन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है, क्रैनियल कैविटी में पाया जाता है। क्रैनियल कैविटी का आकार कितना होता है, 1400 सीसी होता है। जीका वायरस की खोज कब हुई थी, 1947 में हुई थी। जीका वायरस को कैरी करने का कार्य कौन करता है, एडिस इजिप्टी मच्छर करता है। जीका वायरस का नाम किसके नाम पे पड़ा है, तो जंगल के नाम पे पड़ा है। जीका वायरस की खोज किस जंतु में हुई थी, तो बंदर में हुई थी। बंदर की किस प्रजाति में हुई थी, तो रीसस प्रजाति में हुई थी। करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन भी बना सकता है कि हाल में जीका वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा था, तो ब्राज़ील देश था। क्या भारत में जीका वायरस अपना पैर पसार पाया, तो नहीं पसार पाया। 2-4 केस मिले थे जिसको भारत सरकार ने कंट्रोल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है, ब्रेन का वजन कितना होता है, लगभग 1400 ग्राम या 1.4 किलोग्राम होता है। कपाली गुहा में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। कपाली गुहा में किस प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं, इमोबाइल अस्थियां पाई जाती हैं। मस्तिष्क कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। फोर ब्रेन किससे मिलकर के बना होता है, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। हाइड ब्रेन किससे मिलकर के बना होता है, सेरेब्लम, मेडुला ओब्लांगाटा एवं पोन्स से मिलकर बना होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरेब्रम होता है। सेंसरी ऑर्गन को कंट्रोल कौन करता है, सेरेब्रम करता है। जीवन की उत्तरजीविता को बनाए रखने का कार्य कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। परितृप्ति एवं प्यास का केंद्र कौन सा होता है, हाइपोथैलेमस होता है। मास्टरों के मास्टर की संख्या किसे दी जाती है, हाइपोथैलेमस को दी जाती है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन होता है, हाइपोथैलेमस होता है। शरीर के खोखले अंगों पर नियंत्रण कौन रखता है, मेडुला ओब्लांगाटा रखता है। खांसना, छींकना, निगलना, वॉमिटिंग करना इत्यादि क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ओब्लांगाटा करता है। स्मॉल ब्रेन की संज्ञा किसे दी जाती है, सेरेब्रम को दी जाती है। प्रत्यावर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कौन होता है, तो मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड होता है।
स्पाइनल कॉर्ड की औसत लंबाई कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर होती है। स्पाइनल कॉर्ड में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 26 होती है। नवजात शिशु में कितनी पाई जाती है? 33 पाई जा रही होती है। शरीर में कितनी जोड़ी क्रैनियल नर्व पाई जाती है? 12 जोड़ी। शरीर में कितनी जोड़ी स्पाइनल नर्व पाई जाती है? 31 जोड़ी पाई जा रही होती है। तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। तो कुछ क्वेश्चनों को ही हमने यहाँ पे अभी व्याख्यात किया है, बाकी आपने जब टॉपिक को पढ़ा है तो आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के जो है आएंगे। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टॉपिक को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो बच्चे पहली बार चैनल को जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।